ओके, दैट्स गुड, यानी समझ आ रही है आपको, दैट्स वेरी नाइस। चलें, सप्लायर डिमांड कुछ हद तक जो है ना वो आई होप आपकी क्लियर होगी। मजीद अब आपको मैं जो है ना वो लेके चलता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर की जानिब, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ है जो होता है। इससे आपको काफ़ी कुछ इजी लगेगा और समझने में हेल्प मिलेगी। गौरतलब बात है, सिंपल जो है ना बुलिश स्ट्रक्चर वो इस तरह का नजर आता है, यानी बीएस होगा, प्राइस ऊपर जा रही होगी, ये सारे स्विंग पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी ये हायर हाई है और ये हायर लो है, ये भी हायर लो, ये हमारे पास सिंपल एक लो था, ये इस लो से ऊंचा लो था इसलिए हमने इसको हायर लो कह दिया, ये पहला हाई था, ये इस हाई से ऊंचा हाई लगा तो इसको हमने हायर हाई कह दिया। दिस इज वेरी सिंपल। और ये हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर है, ये तो सादा स्ट्रक्चर हो गया, यानी इसकी इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन अगर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखें तो क्या आपको ऐसा कहीं पर नजर आ रहा है इतना सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ हो, बिल्कुल मार्केट सीधी सीधी ऊपर जाती जा रही है, सीधी सीधी नीचे आती जा रही है। देखें ना, यहाँ पे नो डाउट कि स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे नीचे आके इधर रेंज करके इधर करके फिर ऊपर गई है, कहीं पर भी ऐसे नहीं नजर आएगा बस ऊपर जाती जा रही है या नीचे ही आती जा रही है। इतना सिंपल नहीं होता, इसलिए हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, समवन सेड चार्ट पर सप्लाई की एग्जांपल दिखा दें। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ द सप्लाई एरिया इफ एबल टू फाइंड हियर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्रीवियस किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमारे पास एक अदद रिक्लेम्ड, अच्छा ये भी एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो आपको मैंने रिक्लेम्ड सप्लाई डिमांड के बारे में नहीं बताया, वो ये देखें, ये आपके पास एक डिमांड थी, रेड कैंडल है दो ग्रीन के दरमियान, लेकिन प्राइस ने इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो अब ये बन जाएगी सप्लाई, यही कैंडल, जो कैंडल इसको ब्रेक करे ये जरूरी है कि वो फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक करे, मोमेंटम के साथ ब्रेक करे। यानी अगर इस रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अगली कैंडल को विक ना ऊपर लगा के आए, अगर कोई विक लगा के आ गई तो फिर यहां से ऊपर जाएगी प्राइस, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिक्लेम्ड सप्लाई या डिमांड होने के लिए उस कैंडल जो उसको ब्रेक कर रही है उसमें इनएफिशिएंसी यानी फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। फेयर वैल्यू गैप को आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी डिटेल के साथ। अच्छा, सप्लाई में आपको दिखाने आया था, तो यहां पर देखें जी, ये हमारे पास एक सप्लाई पड़ी है, उसमें दो रेड कैंडल के दरमियान एक ग्रीन कैंडल है, ओके, और ये सप्लाई पड़ी है आपके पास, दो रेड के दरमियान एक ग्रीन कैंडल है। इट इज दैट सिंपल, वही कंसेप्ट है सेम। ये आपके पास एक रेड है, एक ये रेड है, दो ग्रीन है उसके दरमियान, तो ये प्राइस दोबारा जाके उन्हीं सप्लाई एरिया में से उसी एरिया में से वापस नीचे ड्रॉप देती हैं। थोड़ा मतलब आपको मैं दिखाऊं जूम करके भी, तो ये देखें ना, देखें ये है आपके पास एक रेड कैंडल, दो ग्रीन आती है दरमियान में, फिर रेड बनती है, यहां से प्राइस दोबारा ऊपर जाती है, इसी एरिया के अंदर से दोबारा नीचे गिर जाती हैं, यानी अपने उसी सप्लाई एरिया को टेस्ट देकर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या जस्ट कान के ऊपर से गुजर रही हैं बातें, समझ आ रही है? यस या नो, वेरी सिंपल, आपने जस्ट यस या नो में रिप्लाई करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। आपने कौन सा यहाँ पे किताब लिखने को कह दिया मैंने आपको, फिर भी डरते रहते हैं आप लोग। ओके, गुड 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 गुड, दैट्स रियली गुड। नाउ हम थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी गई यहाँ पे। अगर आप गौर करें, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बुलिश है, प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, बीवर्स कहां पे हुआ, ऊपर को, लेकिन ये दरमियान में ये क्या है, नीचे को बीवर्स हुआ है, क्या लग रहा है, बेरिश लग रहा है ना। आप माने कि ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना उसके अंदर, यानी आप मान लें कि 1 आवर के अंदर ये स्ट्रक्चर है ऊपर को, लेकिन वही स्ट्रक्चर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो ये प्राइस ऐसे आपको नजर आ रही है, नीचे को आ रही है मार्केट। अब क्या होता है, आप 5 मिनट में समझते हैं कि ये बेरिश है, हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है, 30 मिनट 1 आवर मार्केट ने जाना अल्टीमेटली ऊपर है, लेकिन आप ये समझ के बैठे हैं कि यार मार्केट तो नीचे आ रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप पता लगे यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए, इधर से सेल कर दें,
वो अपने बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जा रही है और आपके सेल को रिस्पेक्ट ही ना दे, वो चली जाए ऊपर और आप देखते रह जाए कि यार मैं तो सेल किया था, ये ऊपर क्यों जा रही है, और चाहिए जा रही है, रुकी नहीं रही। आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो बड़े टाइम फ्रेम में होगा सेल या बाय वो करना है। छोटे टाइम फ्रेम को आपने जस्ट एंट्री लेने के लिए या कंफर्मेशन सिग्नल के लिए यूज करना है। ओके, इज दैट क्लियर? अब इधर एक और चीज जो समझाने वाली है कि देखें ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस पॉइंट को ये डॉट सा लगाया गया है, ना इसको लगाया ना इसको लगाया ना ही इसको लगाया। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि जब प्राइस आप देखें एक स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसे रेंज होती है। मैं इसको जरा इधर लेके जाता हूं, यहां पे आपको ये साफ नजर आएगा। अब आपके पास इधर जो वैलिड सबसे नीचे ये आपके पास लो था, ये प्राइस ने एक हाई लगाया। अब इनमें से इन पॉइंट्स में से इतने सारे पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट है? ये तो आपका होगा ना हायर हाई, ठीक है। अब ये 1 2 3 ये 4, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपका हायर लो आएगा? यहां पे कंफर्म लो आपका कौन सा होगा? अच्छा जी, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे बड़े काम की चीज है, आपको किसी और ने ना बताई होगी ना आपके ज़हनों गुमान में होगी। आप बाज़ दफा इस पे कंफ्यूज भी होते होंगे कि यार अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट नीचे आती है लेकिन इधर से ही ऊपर चली जाती है। हमें तो पढ़ाया गया कि 4 है, अगर हम कभी 4 का वेट करते हैं तो वो इधर से चली जाती है, अगर हम कभी इधर से ट्रेड लेते हैं तो वो 4 तक आ जाती है, हमारा अकाउंट वॉश करके फिर चली जाती है। ऐसा किसी के साथ हुआ या नहीं हुआ? ये चीज आपने फेस किया कभी कि नहीं? इसके साथ कैसे टैकल करना है बताने लगा हूं, जरा यस में रिप्लाई करें, मैं आपको बताता हूं। ओके गुड, नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट मेक्स थिंग्स कॉम्प्लेक्स हियर। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो वैलिड आपके पास हायर लो बनेगा ना, वो ऑफ कोर्स यही पॉइंट होगा जो सबसे नीचे है। ये आपका हायर लो है, ये लो और ये हायर लो। लेकिन ट्रेड करनी है, मार्केट इधर से ऊपर चली जाती है, बाजू का इधर से चली, ये कैसे पता चलेगा? गौर से देख लेना, समझ लेना, तवज्जो कर लेना। अगर तो प्राइस इधर रेंज करके अच्छी वाली रेंज करके यहां से एकदम मोमेंटम के साथ निकले, इधर इन एफिशिएंसी छोड़ते हुए, क्या होती है एफिशिएंसी आगे क्लासेस में बताऊंगा, जस्ट आप ये याद रखें कि अगर इधर रेंज करके बड़ी कैंडल के साथ ऊपर चली जाती है और अगली कोई भी कैंडल नीचे नहीं आती, यानी सीधी कैंडलें सिर्फ ऊपर ऊपर कोई जा रही हैं, उसके बाद यहां से मार्केट नीचे अगर गिरती है रिट्रेस करने के लिए आती है, तो ये वो पॉइंट है जहां से आप इसमें देख सकते हैं बाइंग के लिए। लेकिन अगर आपने देखा कि प्राइस ने इस तरह से स्ट्रक्चर तो एक बनाया हुआ था, यानी इस तरह से एक बुलिश स्ट्रक्चर था, ऐसे यहाँ पे मार्केट आती है, ऐसे रेंज करती है और यहां से बस निकल जाती है ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो इनएफिशिएंसी पड़ी थी, इधर रेंज वगैरह हुई हुई थी। चलो इसको थोड़ा क्लियर ही करते हैं, ऐसे ये और यहाँ पे लाइक दिस एंड दिस। नाउ पहले स्ट्रक्चर में इधर क्या था, यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ बनाया हुआ था, ऐसे यहाँ पे रेंज बनी हुई है, यानी रेंज के बाद फौरन से तेजी के साथ ब्रेकआउट आ गया, लेकिन इधर रेंज नहीं थी। वही जो बात मैंने आपको बताई थी कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी ब्रेक होने के बाद उतनी स्ट्रॉन्ग वो सपोर्ट बन जाएगी। यानी इधर तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, ऑफ कोर्स वैलिड हमारे पास हायर लो यही है, लेकिन ये पॉइंट जो है हमने इसलिए लिया। यानी अगर आपने देखना ना स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहां पे ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये तो इसलिए ना, ये बात किसी को नहीं पता, मैंने जितने प्रीवियस बैचेस पढ़ाए ना उनमें ये चीज को नहीं बताई किसी को, ठीक है। बैचेस में नहीं बताई, लाइव जब हम वीआईपी में बैठ के लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं उधर सारा कुछ होता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको मैं ये इतनी डिटेल के साथ बता रहा हूं। आपकी मैंने क्लास भी स्ट्रक्चर की एक अलग कर दी हुई है, आपको सप्लाई डिमांड पढ़ा के फिर दोबारा से स्ट्रक्चर पे लेके आऊं। पहले मैंने जैसे स्ट्रक्चर पढ़ाया बस ठीक है यार, ओके है। आप लोग जरा तवज्जो से सुनने वाले लगे हैं मुझे, इसलिए आपको ये मैं पहले बता रहा हूँ, साथ में थोड़ा गौर करवा रहा हूँ इसके ऊपर, तो गौर करें आप भी कि इधर आपने अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है ना, यानी मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर देखना है, वो इस पॉइंट के नीचे ही देखेंगे, इधर भी इस पॉइंट के नीचे ही देखेंगे जो सबसे नीचे है। इस तरह की ये लो हो गया, ये हाई हो गया, इसके अंदर जो भी हो रहा है ना, जो सबसे नीचे पॉइंट है ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके नीचे होगा, ठीक है। इसको मैं फिलहाल गायब कर रहा हूं, जो अभी नया बनाया ये गायब हो गया। अब आपने अगर बाय करना है ना,
तो बाय आप इसको यहां से ही कर लेंगे, इस एरिया से ही। लेकिन स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है आपका वो इस पॉइंट के नीचे आके अगर दो कैंडल्स क्लोज होती हैं तो तब होगा। ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। ओके, इज दैट क्लियर? यहां से आप इस जगह पे बाय नहीं करेंगे, यानी अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं ना बताया कि एंट्री कैसे करनी है, कब नहीं करनी, लेकिन आपने लेवल को प्रायोरिटाइजिंगली देखना है उस नजर से कि अगर इधर रेंज है, जैसे यहां पे है तगड़ी रेंज के बाद, यानी एक तगड़ी रेजिस्टेंस बनी है, फिर ब्रेकआउट हुआ है, फिर आप यहां से बायस में देख सकते हैं। लेकिन इधर रेंज नहीं है, इधर आप बस इसको लेवल को मार्क कर लेंगे, बाय करने का नहीं सोचेंगे अनटिल वी कवर द एंट्री मॉडल्स। तब तक आप इस पे जस्ट इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसके ऊपर एंट्री नहीं करनी। आपके पास एंट्री के लिए ये लेवल होगा, इनको हम एज अ लिक्विडिटी यूज करेंगे। आपने सुना होगा इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, मार्केट में रिटेलर को जो है ना वो ट्रैप किया जाता है, वो सारा कुछ। तो हम ऑलवेज मार्केट की राइट साइड पर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपने किस एरिया से क्या रिएक्शन देना है और कहां से आपने किस तरह ट्रेड प्लान करनी है। आपके माइंड में जो लेवल्स हैं वो भी कंफर्म होने चाहिए। ठीक हो गया, समझ आ गई, क्लियर के कोई नहीं? यस और नो में रिप्लाई करें जरा। ओके, यस यस, गुड, दैट्स रियली गुड। चलें आगे चलते हैं और जो अपना स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं कि हमारे पास अब इसमें यह समझ आया कि अगर इधर रेंज होगी, रेंज के बाद प्राइस ऊपर गई होगी तो इधर से हम बाय तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपना करेक्टर चेंज इसके नीचे ही देखेंगे, एमएसएस इस सबसे लोएस्ट पॉइंट के नीचे ही देखेंगे। ट्रेड हमें यहां से भी एक मिल सकती है। हो सकता है मार्केट क्या करे, इधर आए, यानी इस एरिया के अंदर यहां से अगर